कभी कभी देश की सबसे बड़ी अदालत के माननीय जजों की बातें सुनकर मन में सवाल पैदा होता है कि आखिर हुजूर लोग किस दुनिया में रहते हैं। क्या देश में जो हो रहा है उसकी खबर हमारे देश की टॉप कोर्ट के जजों को भी नहीं है, या फिर मिलाड लोग देखना ही नहीं चाहते कि देश में चल क्या रहा है, माहौल कैसा है। अभी आज ही वंदे मातरम केस में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने जो कहा उसे सुनकर सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि आपके मन में भी ढेर सारे सवाल पैदा हो जाएंगे। आप खुद से ये पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारे मिलाड लोग किस दुनिया में रहते हैं। जब चारों तरफ आग लगी हो और उसे कोई देख ना पा रहा हो या देखना न चाहे तो क्या ही कहा जाए। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने क्या तर्क दिए, जजों ने क्या कहा, जमीनी हकीकत क्या है, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उनको दिखाने का काम भी करेंगे, और गुजराती सत्ता की मंशा क्या है उसको भी समझने का काम करेंगे। इन सब पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा होगी। इसी बीच एक मामला ये भी हो गया है कि हमारे चीफ जस्टिस के भाई को किसी ने फोन करके हड़का दिया। इस पर भी चीफ जस्टिस नाराज हो गए हैं। उधर बंगाल चुनाव को लेकर भी एक नया संकट सामने आया है। 60 लाख वोटरों की किस्मत त्रिशंकु बनकर लटक रही है। बीबीसी की रिपोर्ट क्या कहती है उसे भी देखेंगे। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। मुझे मालूम है कई दिन से आपने सुना नहीं था ये टन से, तो आप बेचैन थे। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों हमने भारत में ईरान के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध, दुनिया में गैस और तेल संकट पर विस्तृत चर्चा किया था। नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। ये वाला वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, जरूर देखिएगा। अब आते हैं आज के मामले पर। लाइव लॉ के अनुसार चीफ जस्टिस ने किसी मामले में आदेश दिया था। जिस पक्ष को आदेश पसंद नहीं आया उसने चीफ जस्टिस के भाई को फोन करके कुछ बोल दिया। अब ऐसा करने वाले के वकील को चीफ जस्टिस अदालत में फटकार लगा रहे थे। कहने लगे कि हिम्मत कैसे हुई, मेरे भाई को फोन करके पूछ रहे हो कि आदेश कैसे पारित कर दिया, क्या वो व्यक्ति मुझे निर्देश देगा? आपके मुवक्किल के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? 23 साल से ऐसे लोगों से निपटता रहा हूँ, 23 साल से मुझे मालूम है कैसे निपटना है। वो व्यक्ति भारत में छिपे या भारत के बाहर, हमें निपटना आता है। यानी धुरंधरों की कमी नहीं है। जज का आदेश पसंद नहीं आ रहा है तो उनके भाई को फोन करने लगते हैं, हड़काने लगते हैं। सोचिए किस हद तक गिर गई है न्यायपालिका की साख। और मुझे लगता है कि ये एक दिन में बिल्कुल नहीं हुआ है। इन सब के पीछे बीजेपी नेताओं के साथ हलवा पूड़ी खाने की तस्वीरों का विशेष योगदान है। कहा जाता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति की इस कदर हिम्मत हो रही है और उसे भारत के चीफ जस्टिस के भाई को फोन करना पड़ रहा है और वो कर रहा है, तो इसके पीछे कुछ विशेष जजों के विशेष कार्य हैं, जिसने न्यायपालिका की साख को इस कदर गिरा दिया है कि आदेश पसंद न आने पर लोग चीफ जस्टिस के भाई को फोन करने लगते हैं। बहरहाल इधर आइए। वैसे तो आप सबको पता है, मगर फिर से याद दिला दें, अमृतकाल में चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के बीच भारतीय जनता पार्टी और उसकी तमाम संस्थाएं, उसके तमाम विंग कैसे कैसे तिकड़म लगाते हैं। बाहरी तौर पर उन सब के बारे में आपको पता है। भारत के किसी भी राज्य में चुनाव हो, वहां से सांकेतिक चीजों को उठाना, उनसे खुद को जोड़ना, उनका दिखावटी सम्मान करना, उनके सम्मान को बेचना, प्रचार करना, वहां के सम्मानित लोगों को सर पे बिठाने की नौटंकी करना, ये सब कुछ बीजेपी RSS की नीतियों में रहा है। और अमृतकाल में तो ये चीजें हद से ज्यादा हो गई हैं। अब चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो बंगाल की संस्कृति को सम्मान देने का दिखावा भी करना था। बंगाल की पहचान को नई ऊंचाई देने का दिखावा भी तो करना है। और इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन और वादन के लिए एक औपचारिक प्रोटोकॉल जारी किया। इसे आरोप लगाए गए, यानी लगभग 12 साल से सत्ता में है। अब तक बंगाल के रहने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को इस तरह से सम्मान देने की बात बीजेपी को याद नहीं आई। इस बार वाले चुनाव में याद आ गई। भले ही एक को सम्मान देने में दूसरे का अपमान हो जाए, तो मोटा मोटी जान लीजिए कि इस प्रोटोकॉल में कह दिया गया है कि अब वंदे मातरम का आधिकारिक संस्करण 3 मिनट 10 सेकंड का होगा और उसमें सभी 6 छंद गाए जाएंगे। पहले आमतौर पर 2 ही गाए जाते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ भी कह दिया गया है कि राष्ट्रीय गीत
राष्ट्रगान यानी जनगण मन से पहले गाया जाएगा, यानी 3 मिनट 10 सेकंड वंदे मातरम चलेगा, फिर 52 सेकंड जनगण मन यानी राष्ट्रगान चलेगा, और यदि दोनों को गाना हो तो पहले वंदे मातरम चलेगा। उपस्थित सभी लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा। हालांकि यदि कोई फिल्मी डॉक्यूमेंट्री वगैरह नहीं है तो फिर यह आवश्यक नहीं है कि खड़े हो जाएं। तमाम कार्यक्रम सहित स्कूल और शिक्षण संस्थानों के लिए भी कह दिया गया है कि एक निर्देश के रूप में बता दिया गया है कि दिन की शुरुआत में वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाए, यानी स्कूल शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, और राज्यपालों के आगमन, प्रस्थान के समय, ध्वजारोहण और राष्ट्रीय परेड के दौरान तथा कुछ अन्य जगहों पर भी, मौकों पर भी इसे गायन और वादन किया जाएगा। लेकिन इन निर्देशों से बहुत सारे विवाद भी पैदा हो गए। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही आज इसको खारिज कर दिया, यानी सुनवाई से ही मना कर दिया। इस याचिका में मांग की गई थी कि गृह मंत्रालय का जो परिपत्र है उसको असंवैधानिक घोषित किया जाए, क्योंकि ये देश की जनता पर अप्रत्यक्ष दबाव बना रहा है। किसी भी सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम को गाना या बजाना बाध्यकारी न बनाया जाए। जबरन देशभक्ति ठेलना ठीक नहीं है। देशभक्ति तो स्वैच्छिक होनी चाहिए, इसे सरकार द्वारा थोपा नहीं जा सकता। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की सुरक्षा जरूरी है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता की मांग किया गया था। कहा गया था कि कोर्ट ये साफ करे कि अगर किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है गाने की तो वो नहीं गाएगा, यानी ना गाना भी एक अधिकार है। भेदभाव की और कार्यवाही की आशंका भी व्यक्त किया गया था। मगर सब कुछ सुनने समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने कह दिया कि इस याचिका पर सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि इसमें वंदे मातरम को गाने की कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई है, यानी मन है तो गाइए, नहीं है तो जबरी कोई आपको गवा नहीं सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार ने जो सर्कुलर बनाया है इसमें में शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी न करने पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। और आप जिस आशंका को लेकर आए हैं, यानी लोगों पर दबाव बनाया जा सकता है, भेदभाव हो सकता है, वो जल्दबाजी वाली बात आप कर रहे हैं वकील साहब। यानी जब ऐसा कोई केस हो जाए तब आप हमारे पास आइएगा, रास्ता खुला हुआ है। फिलहाल भविष्य की चिंताओं पर याचिका नहीं सुनी जाएगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि गृह मंत्रालय का परिपत्र एक सलाह है, यानी सलाह है कि गाइए, गाना चाहिए, आप पर थोपा नहीं जा रहा है, अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इसका पालन नहीं करने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने तर्क दिया कि भले ही सलाह का पालन न करने पर कोई दंड निर्धारित न किया गया हो, मगर फिर भी इसे यानी इस परिपत्र से वंदे मातरम गाने की सामाजिक बाध्यता उत्पन्न हो सकती है। यानी सरकारी निर्देश का पालन नहीं करने वालों को अलग थलग भी किया जा सकता है, उनके साथ भेदभाव हो सकता है, उन्हें बराबरी में आने के लिए बाध्य किया जा सकता है, डराया धमकाया जा सकता है। आगे चीफ जस्टिस ने कहा कि विद्यालय में वंदे मातरम गाने को लेकर हो सकता है शब्द का प्रयोग सरकार ने किया है, यानी इसमें कोई दंडात्मक या प्रतिकूल परिणाम नहीं है। किसी ने भी आपसे अपने एकेडमी में ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। तभी भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी वहां मौजूद थे। बीच में टोकते हुए उन्होंने कह दिया कि क्या हमें राष्ट्रगान का सम्मान करने के लिए सलाह देने की जरूरत है। तो एडवोकेट हेगड़े कहते हैं कि नास्तिकों सहित सभी धर्मों के लोग अंततः निष्ठा के सामाजिक प्रदर्शन के रूप में इस गीत को गाने के लिए विवश होंगे। समझिएगा बात को, यानी भारत में तमाम जाति धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं, नास्तिक लोग भी रहते हैं। जिस तरह से लोगों को धर्म का पालन करने का अधिकार है, उसी तरह से किसी भी धर्म का पालन नहीं करने का भी अधिकार है। जिस तरह से ईश्वर में विश्वास करने का हक है, उसी तरह से विश्वास न करने का भी हक है। लेकिन जब सामूहिक रूप से इसे गाया जाएगा, खासकर स्कूलों में गाया जाएगा, अन्य कार्यक्रमों में गाया जाएगा, तो जो नहीं गाना चाहते हैं उन पर भी दबाव बनेगा। उनसे भी कहा जाएगा कि वंदे मातरम नहीं गा रहे हो, तुम देशद्रोही हो क्या, देश से प्रेम नहीं करते क्या। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता संविधान के अनुच्छेद 51A का हवाला देते रहे और एडवोकेट हेगड़े ने कह दिया कि इसी अनुच्छेद के अनुसार नागरिक का मौलिक कर्तव्य केवल राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने का है। वंदे मातरम को इसमें जगह नहीं है। एडवोकेट हेगड़े कहते हैं कि देशभक्ति को थोपा नहीं जा सकता। वैसे यहाँ पर एक लाइन मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ, और वो ये है कि देशभक्ति के दिखावे को तो बिल्कुल ही नहीं थोपा जा सकता। देश से प्रेम करना एक होता है और देश से प्रेम को दिखाना, उसे बेचना, उसकी मार्केटिंग करना अलग बात होती है। कोई भी व्यक्ति जिस भूभाग पर जन्म लेता है, जहाँ पला बड़ा होता है, उससे प्रेम करता ही है। मगर आप तो जानते हैं कि अमृत काल में कुछ दूषित राजनीतिज्ञों ने देश का माहौल कैसा कर दिया है। उन्होंने खुद को ही देश घोषित कर दिया है। जो लोग सुबह से लेकर शाम तक देशद्रोह के तमाम कार्य करते हैं, अपने ही देश को कमजोर करते हैं, संविधान और लोकतंत्र की ऐसी तैसी करते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं और दुनिया में भारत का नाम भी खराब करते हैं,
वो खुद को देशभक्त कहते हैं और दूसरों को देशद्रोही साबित करने में लगे हुए हैं, दूसरों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं। यानी पूरा सिस्टम दिखावे का हो गया है और दूसरे की टेस्टिंग का हो गया है। एडवोकेट हेगड़े कहते हैं कि देशभक्ति के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान का यदि कोई अर्थ है तो वो है व्यक्तिगत अंतरात्मा की रक्षा करना, और गृह मंत्रालय ने ये जो किया है इससे एक अलग तरह का खतरा पैदा होगा। हर व्यक्ति को इसे गाने बोलने के लिए मजबूर किया जा सकता है और जो नहीं करेगा उसको परेशान किया जा सकता है। तो जस्टिस बागची ने कहा कि अगर इस सलाह के आधार पर, यानी गृह मंत्रालय ने जो सलाह दिया है वंदे मातरम को लेकर, उसके आधार पर कहीं यदि कोई गलत कार्य होता है, यानी कहीं किसी के साथ भेदभाव होता है, तब हमारे पास आइएगा। इसके बाद एडवोकेट हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि हमारा जो राष्ट्रगान है उसके महत्व को भी कहीं न कहीं कम किया गया है। उन्होंने एक जीवंत उदाहरण दिया कि हाल ही में किसी कार्यक्रम में गए थे, वहाँ वंदे मातरम 3 मिनट तक गाया गया। अब आप दर्शक ही सोचिए कि अगर 3 मिनट तक वंदे मातरम गाया जाएगा और 52 सेकंड तक राष्ट्रगान यानी जन गण मन और वंदे मातरम को पहले गाया जाएगा, तो क्या इससे राष्ट्रगान की अहमियत कम नहीं होगी? क्या राष्ट्रगान का महत्व कम नहीं किया जा रहा है? लेकिन चीफ जस्टिस ने इन सभी बातों को खारिज कर दिया। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि 52 सेकंड जनगण मन से पहले 3 मिनट 10 सेकंड तक वंदे मातरम गाने से राष्ट्रगान की अहमियत कम हो सकती है। स्कूलों और अन्य जगहों पर इस गाने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनसे कुछ लोगों को बेमतलब दबाव में लाया जा सकता है और राष्ट्रभक्ति साबित करने के लिए उन्हें परेशान किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि माननीय लोग आखिर किस दुनिया में रहते हैं? अगले कुछ मिनट तक जो चीज़ें मैं दिखाने जा रहा हूँ, याद दिलाने जा रहा हूँ, हालांकि बहुत है, मैं बहुत हल्का सा याद दिलाना चाहता हूँ, उन्हें गौर से देखिएगा। याद करिए पिछले कुछ ही सालों में कितनी जगहों पर लोगों से देशभक्ति साबित करने के लिए दबाव बनाया गया और किसे छोड़ा गया? आम जनता, गरीब जनता तो छोड़िए, देश में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों, तमाम पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि देश के नेता प्रतिपक्ष को भी आए दिन देशद्रोही कहा जाता है। उनको विदेशी एजेंट बुला दिया जाता है। विपक्ष के तमाम नेताओं को देशद्रोही कहा गया। मॉब लिंचिंग का जमाना चल रहा है। जगह जगह नफरती चिंटू पैदा कर दिए गए हैं, ज़ॉम्बी। किसने पैदा किया है आपको भी पता है। और ये नफरती चिंटू किस तरीके से कभी जय श्री राम बुलवाते हैं, कभी कपार पे कट्टा सटा के वंदे मातरम बुलवाने लगते हैं। देश की गली गली में ऐसे चिंटू मिल जाएंगे जो कहते हैं कि वंदे मातरम गाओ नहीं तो तुम देशद्रोही हो। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तथा गोदी मीडिया के पैदा किए गए चिंटुओं को तो छोड़िए, ये खबर देखिए, दिल्ली में ज्योति नगर पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ के खिलाफ एक अदालत ने एफआईआर का आदेश दिया। जानते हैं क्यों? मामला था साल 2020 के दिल्ली दंगों का। घायल अवस्था में कुछ लोग पड़े हुए थे, मगर जबरदस्ती उन घायलों से कथित रूप से पुलिस वालों ने ही जनगण मन गवाया और वंदे मातरम गवाया था। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। बाद में संबंधित एक युवक फैजान की मौत भी हो गई। यानी सोचिए कि नफरत का लेवल और दूसरों की देशभक्ति टेस्ट करने का लेवल अमृतकाल में कहां तक पहुंचा दिया गया है। मगर शायद ऐसी खबरें सुप्रीम कोर्ट के मिलाड़ लोगों तक पहुंचती नहीं है। और ध्यान रखिए, जबरदस्ती वंदे मातरम और राष्ट्रगान गवाने का यह मामला गृह मंत्रालय के नए सर्कुलर से पहले का है। तो सोचिए कि अब बाद में क्या होगा जब सर्कुलर आ गया है। अब इधर दूसरी खबर देखिए, मेरठ में मुस्लिम स्कूलों के बच्चों ने वंदे मातरम की जगह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा दिया तो बवाल मच गया, पथराव हो गया, कुछ लोग घायल हो गए। दरअसल मसला यह है कि वंदे मातरम मूल रूप से आनंद मठ उपन्यास का हिस्सा है और इस गीत में भारत माता को हिंदुओं की देवी दुर्गा के रूप में दिखाया गया है, जबकि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा वंदना करना मना है। इसलिए कुछ लोग इस गीत को गाने से कतराते हैं। हालांकि बहुतायत में लोग वंदे मातरम को गाते भी हैं। कहा जाता है कि जो नहीं गाते हैं वो भी देश से बराबर प्रेम करते हैं, उनका देश प्रेम किसी गीत का मोहताज नहीं है। बहरहाल बच्चों ने वंदे मातरम की जगह सारे जहां से अच्छा गा दिया तो उससे उनकी देशभक्ति साबित नहीं हो पाई और बवाल मच गया। इस खबर को भी देखिए, वंदे मातरम को लेकर ही विवाद हुआ, हमला तक हो गया। इधर भी देखिए, बिहार में मानवाधिकार कार्यकर्ता, शांति कार्यकर्ता और अन्य लोग किसी सेमिनार में हिस्सा ले रहे थे। बीजेपी वाले विद्यार्थी परिषद के लड़के वहां पहुंच गए, इन लोगों को देश विरोधी कहना शुरू कर दिया। तो मानवाधिकार कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने एबीवीपी वालों से कह दिया कि चलो वंदे मातरम सुना दो, तुम्हारी भी देशभक्ति की यही टेस्टिंग हो जाए, हमको देशद्रोही बुला रहे हो ना। फिर क्या होना था वही हुआ, सामने वाले वैसे ही निकल गए। सामने वाले निकले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, लेकिन जिन्हें देशद्रोही कहा जा रहा था उन्होंने गाकर सुना दिया। अब जब सामने टेस्टिंग हो गई तो एबीवीपी के गुंडों ने उन्हें घेर लिया और बवाल किया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो आते हैं जहां पर नफरती चिंटू कहते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम काहे नहीं गाता है। यहां तक कि भाजपा के कई प्रवक्ता भी डिबेट में पकड़ लिए जाते हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान तो वंदे मातरम गाए लेकिन खुद को याद होता नहीं है, एक आध लाइन किसी तरह से सुना लेते हैं, इसके बाद कन्नी काट लेते हैं, भाग जाते हैं। इस खबर को देखिए, हैदराबाद में परिषद की बैठक चल रही थी। बीजेपी और एमआईएम के लोगों के बीच बहस हो गई। बीजेपी वालों ने कहना शुरू कर दिया
किया कि जो वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो भारत में रहने के लायक नहीं है, यानी वो देशद्रोही हैं, उनको बाहर कर दो। दूसरी तरफ से कहा गया कि तुम होते कौन हो ये सारी बात कहने वाले। समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने स्कूलों में वंदे मातरम के अनिवार्य गायन को लेकर सवाल उठा दिया तो उनके खिलाफ तमाम स्वघोषित राष्ट्रवादी संगठन मोर्चा निकाल पड़े, उनका विरोध करने लगे। बाकी सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम वायरल वीडियो हमने देखा है जब कुछ असामाजिक तत्व किसी मुसलमान को पकड़ लेते हैं, डराने धमकाने मारने पीटने लगते हैं कि वंदे मातरम गाओ। मगर सवाल ये उठता है कि कुछ सेकंड के भीतर जब मेरे जैसा व्यक्ति इस भेदभाव और गैर जरूरी दबाव के तमाम उदाहरण खोज सकता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े बड़े जज साहब लोग किस दुनिया में रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे वंदे मातरम गाने के लिए दबाव बनाया जा सकता है, लोगों को सार्वजनिक रूप से जलील किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है। आप एक जागरूक नागरिक के रूप में सोचिए कि देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है और वो अधिकार संविधान देता है, किसी की बपौती नहीं है, क्योंकि संविधान ही बाकियों को भी सब कुछ देता है। उसी के देने से कोई प्रधानमंत्री है, कोई गृह मंत्री है और कोई अदालतों में जज बनकर बैठा है, और वही सबको धार्मिक आज़ादी का अधिकार भी देता है। वही संविधान सभी को बोलने का अधिकार भी देता है। सोचिए कि कहीं किसी कार्यक्रम में, स्कूल में ढेर सारे छात्र हैं, लोग हैं, वहाँ पर स्कूल प्रशासन ने वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया, गवाना शुरू कर दिया। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र यदि नहीं गाना चाहते हैं तो उन पर कैसा दबाव बनेगा, उन्हें किस नज़र से देखा जाएगा और फिर उन्हें क्या कुछ झेलना पड़ेगा, जरा कल्पना करिए। वहीं दूसरी तरफ वो लोग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सुनकर तकलीफ में आ जाते हैं। तकलीफ उन्हीं लोगों को होती है जो दूसरों से वंदे मातरम जबरिया गवाना चाहते हैं, यानी अपनी इच्छा थोपना, इसका पूरा सिस्टम बन चुका है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब इस तरह के दबाव बनाए जाएंगे, कोई मामला होगा, तब आप हमारे पास आइएगा। अरे भाई, पहले से इतने सारे मामले पड़े हैं, घटनाएं हो चुकी हैं जो दिखाती हैं और बताती हैं कि याचिकाकर्ता की शंकाएं आधारहीन नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है, वो इतिहास में हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि बंगाल चुनाव से पहले ही ये मामला काहे छेड़ा गया है, तो समझने वाली बात यह है कि बंगाल में मुसलमानों की आबादी बड़ी है और वहाँ बीजेपी का गुल तब तक नहीं खिल सकता जब तक कि टकराव न हो। एक तरफ से इस गाने का दबाव बनाया जाएगा, दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, विवाद बढ़ेगा, और तो और आप ये भी जानते हैं कि पानी में खिलने वाला फूल अब आग में खिलता है, और जब वो खिलता है तो बड़े बड़े लोगों को सत्ता का सुख मिलता है। उधर बंगाल में ही वोटर लिस्ट ने 60 लाख वोटरों की किस्मत को त्रिशंकु बना दिया है। सप्लीमेंट्री लिस्ट ने लोगों के लिए नया टेंशन पैदा कर दिया है। 60 लाख लोगों को विचाराधीन कर दिया गया, उन्हें पता ही नहीं कि आगे क्या होगा। बंगाल में पहले 7 करोड़ 66 लाख वोटर थे, अब 6 करोड़ 44 लाख बचे हैं। 61 लाख नाम सीधे हटा दिए गए, 60 लाख नाम अभी भी जांच के दायरे में है, यानी 8.5%। आप सोचिए कि जहां 1-2% से ही पूरा चुनाव पलट सकता है, वहां 8.5% वोटरों को पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या होगा। इन लोगों की एलिजिबिलिटी ही तय नहीं हुई, कहीं डुप्लीकेट नाम, कभी मरा हुआ, कभी पता में हेरफेर, कभी गड़बड़ी जैसी तमाम चीज़ों को लेकर मामला लटका दिया गया है। चुनाव आयोग ने पूरक सूची जारी किया, कुछ नाम जोड़े गए, कुछ हटाए गए, लेकिन इनमें से 60 लाख लोगों में से कितनों का फैसला हुआ ये पता ही नहीं। चुनाव खाली 1 महीना दूर है और बड़ी संख्या में लोगों को मालूम ही नहीं कि वो वोट डाल पाएंगे कि नहीं। चुनाव आयोग का कहना है कि 29 लाख मामलों का निपटारा किया गया है, लेकिन इन 29 लाख लोगों का नाम जोड़ा गया या हटाया गया ये पता नहीं है। 700 से ज़्यादा जुडिशियल ऑफिसर्स को जांच सौंप दी गई है। सारा काम धनाधन वाली स्पीड से चल रहा है, वो भी चुनाव से ठीक पहले। बंगाल में हार जीत का मार्जिन बहुत कम होता है कई बार, ऐसे में इतना बड़ा कन्फ्यूजन, सोचिए कि चुनाव परिणाम में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। साल 2021 में बंगाल में दिनहटा सीट पर सिर्फ 57 वोटों से जीत हुई थी, नंदीग्राम में सिर्फ 1956 वोटों से, और इस बार भवानीपुर सीट पर 14,000 वोटर जांच के दायरे में हैं। बाकी आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अरे लोकतंत्र की अम्मा की जय करते रहिए। थैंक यू फलाने जी भी बोलिए। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।